हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट, या जिसे आप ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट। मैंने बताया था इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये जिसे हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। 3 चैप्टर है पूरे फाइनल अकाउंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। आज हम सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, और अभी जुड़े हो आप तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। मेन एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कौन कौन से मेन एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जिसे आप ये बोलेंगे फाइनल अकाउंट में 3 चीजें हमें बनाना होती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो सभी फाइनल अकाउंट बनते हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के बनते हैं, 1 ईयर के। तो उस 1 ईयर में जो जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर होगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, या कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है ना। तो उस पूरे ईयर में जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम होती है वो सब उसी में इंक्लूड की जाती हैं, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, परचेज हो, सेल्स हो, सभी एसेट्स हो, ये सभी चीजें फाइनल अकाउंट में लिखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट ईयर के तो होते हैं लेकिन अनपेड रह जाते हैं। जैसे हम बोलें कि हमें किसी को सैलरी देना थी, सैलरी हमें 12 मंथ की देना थी लेकिन हमने 10 मंथ की दे पाए, नेक्स्ट ईयर में 2 मंथ की देंगे, या 1 मंथ की नहीं दे पाए, या कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो इस करंट ईयर का था जो देने से रह गया हो, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक। और ऐसी इनकम जो करंट ईयर की थी लेकिन करंट ईयर में हमें मिलना रह गई, मतलब हमें रिसीव होना थी लेकिन रिसीव होना रह गई। कई सारी इनकम होती हैं जैसे करंट ईयर की हैं वो रिसीव होना रह गई हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें एडवांस में पे कर देते हैं, जो करंट ईयर के नहीं हो, नेक्स्ट ईयर के हैं लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिए। कुछ ऐसी इनकम भी होती हैं जो एडवांस में रिसीव हो जाती हैं, हमारे करंट ईयर की नहीं थी, जिस ईयर के हमें बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, उस ईयर की इनकम नहीं है लेकिन हमें एडवांस में मिल गई। तो ये बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिसे हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। तो उनमें से कुछ मेन एडजस्टमेंट मैंने लिए हैं जो आपको बार बार काम आने वाले हैं 11 कॉमर्स के लिए, और 11 कॉमर्स के लिए नहीं, आगे चल के भी आपको काम आने वाले हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। मेन एडजस्टमेंट सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये हमने देखा है ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लिखते। क्यों? यहाँ पे आपको वजह समझ में आएगी कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 बैलेंस है। एक ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, जिसे हम बाय साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के बाद में, ठीक। और एक आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इससे पहले जो हमने चैप्टर में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों जो क्वेश्चन किए हैं तीनों के, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, और बैलेंस शीट जब हमने बनाई थी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको कहां कहां लिखना है, 2 जगह लिखना है मिनिमम। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो मिनिमम 2 जगह आते हैं, है ना, कम से कम 2 जगह जरूर आते हैं वो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, सेपरेट लिखा जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें इस करंट ईयर में देना थे लेकिन देने से रह गए, नहीं दे पाए, हम अनपेड रह गए, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो नहीं दे पाए करंट ईयर के थे लेकिन देना रह गया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हमें क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे। अब जिस भी एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है, जैसे वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, जो जिस भी चीज का अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना है कि उसमें जाकर इसको प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग में क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे। कहां पर जाके, जैसे सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी या रेंट जो भी जहां पर लिखा जा रहा है, जैसे P&L अकाउंट में लिख रहे हैं हम, तो वहां इसे प्लस करेंगे। और दूसरी जगह कहां लिखा जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। लायबिलिटी साइड जो होती है ना, मैं एक छोटी सी चीज और बता दूंगा आगे चल के आपको कि कहां, जैसे कोई चीज अगर चीज माइनस करिए तो किस कॉलम में लिखी जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा।
जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो अनपेड है, इस साल के थे, करंट ईयर के थे, लेकिन देना रह गया, उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, दूसरा कहाँ, लायबिलिटी साइड में आएंगे ये एक तो, और दूसरा जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे चाहे वो ट्रेडिंग का हो या P&L का हो, इन दोनों में प्लस हो जाएंगे जहां का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस लिखा है, ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के नहीं है, हमने एडवांस में पे कर दिए। प्रीपेड जैसे हमारी सिम नहीं होती, प्रीपेड मोबाइल में हम सिम लेते हैं तो वो प्रीपेड होती है, पहले हम उसका रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के नहीं हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, करंट ईयर के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं, हमने पे कर दिए, लेकिन ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में दे दिए, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब उन प्रीपेड को क्या करेंगे आप, तो एक तो चीज है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखे जाते हैं, एज ए करंट एसेट्स की तरह लिखे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में एक तो एसेट साइड में लिखे जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरा, जिस भी एक्सपेंसेस में लिखा होगा, जैसे हमने बोला प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट, जो भी आपने लिखा होगा तो उसमें हमें माइनस करना है, प्रीपेड को क्या करना है आपको, माइनस, क्योंकि करंट ईयर के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं, तो जो चीज नेक्स्ट ईयर की होगी उसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जैसे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के है लेकिन पे नहीं किए, तो जो करंट ईयर के होंगे उन्हें प्लस करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर के होंगे उन्हें माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो करंट ईयर की मिलना थी हमें, करंट ईयर में हमें मिलना थी लेकिन नहीं मिली, मिलने से रह गई। तो ऐसी इनकम जो करंट ईयर की थी, मिलने से रह गई, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब मिलना थी हमें इनकम लेकिन नहीं मिली, नहीं हुई हमें इनकम, तो इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम। दूसरा नाम इसका अर्न्ड इनकम ही है, अर्न्ड, EARNED, अर्न्ड इनकम। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, हमें प्लस करना है, जिसके भी साथ आता है, जैसे हमने बोला एक्रूड कमीशन या एक्रूड कमीशन या एक्रूड रेंट, ये कोई भी इनकम है उसके साथ आ रहा है, एक्रूड आ रहा है, तो एक्रूड को आपको प्लस करना है। एक्रूड कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम लिखी जाती है, वहां पर एक्रूड होगा। और दूसरी जगह कहां आएगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक्रूड जो है ना बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो करंट ईयर की नहीं है, हमें एडवांस में मिल गई, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई, हमें नेक्स्ट ईयर की है, मतलब ये इनकम हमारे करंट ईयर की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, लेकिन हमें अभी करंट ईयर में रिसीव हो गई। तो ऐसी इनकम जो एडवांस में हमें मिल जाएंगी उसको बोलेंगे अनएक्रूड या अनअर्न्ड, अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, एक तो इसे माइनस करते हैं, अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसके भी साथ आता है। जैसे हमने बोला अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट, रेंट कहां लिखा जाएगा, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो जहां पर भी लिखा जाएगा उसमें अगर अनएक्रूड है या एडवांस है तो उसे माइनस कर देंगे। और दूसरी जगह कहां लिखा जाएगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में आता है ये अनएक्रूड इनकम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने चैप्टर पढ़ा है क्लास 11 में। डेप्रिसिएशन में आपको क्या करना होता है, सभी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे आप, जिस एसेट पर भी डेप आएगा तो उसे माइनस करेंगे आप। तो एसेट्स कहाँ लिखी जाती हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखी जाती हैं। तो जो भी जैसे बिल्डिंग पे डेप आया, मशीन पे डेप आया, ठीक है ना, फर्नीचर पे डेप आया, तो जिस पर भी डेप आएगा उसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो एक तो आप एसेट्स में माइनस कर देंगे, दूसरा कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, जो टू साइड में P&L में जो भी एक्सपेंसेस हम लिखते हैं उसमें क्या लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें एच के ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट। ये आपको याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग को आपको प्लस करना है, प्रीपेड को माइनस करना है, एक्रूड इनकम प्लस होगी, अनएक्रूड इनकम माइनस होगी, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये है हमारे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 7 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, देखिए जो कैपिटल होती है बिजनेस में, जो कैपिटल लगी होती है उस पर अगर ऐसा क्लोज है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में प्लस होगा। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल में आपको प्लस करना है। अब आप कैपिटल में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखी है। ठीक है ना, तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर दोगे इंटरेस्ट, और दूसरी जगह कहाँ लिखोगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैपिटल में आपको प्लस करना है इंटरेस्ट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकाला हुआ या गुड्स निकाला उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर उस पर एडजस्टमेंट आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसे आपको क्या करना है, ये कैपिटल में से माइनस होता है, क्योंकि ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस होती है और ये भी कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है ना। तो इसे आपको कैपिटल में से माइनस करना है, या आप ये कह सकते हैं आपको ड्राइंग के साथ लिखना है। जैसे आप ड्राइंग माइनस करते हैं कैपिटल में से, वैसे ही ड्राइंग और इंटरेस्ट आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को ऐड कर लें दोनों को और उसे कैपिटल से माइनस कर दें, ठीक है। एक तो कुल मिला के ये है कि लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि ड्राइंग भी क्या करते हैं कैपिटल से माइनस करते हैं लायबिलिटी वाले कॉलम में बैलेंस शीट में, तो वहीं आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा और कहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस होगा, और दूसरी जगह कहां लिखा जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय साइड में जहां इनकम लिखी जाती है वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स। ये जो बैड डेब्ट्स होते हैं ये कहां से माइनस होते हैं, डेटर्स से माइनस होते हैं। जो बैलेंस शीट में डेटर लिखे जाएंगे, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स आता है तो वो डेटर्स में से आपको माइनस करना है, एसेट साइड में से। बैड डेब्ट्स ऐसा पैसा जो डूब गया है उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं हम, है ना। जो भी हमें डेटर से पैसा लेना था वो डूब गया है, तो बैड डेब्ट्स को आपको माइनस करना है डेटर में से। तो एक तो आप बैलेंस शीट के एसेट्स में से माइनस कर देंगे, दूसरा कहां लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, जो टू साइड है, तो बैड डेब्ट्स वहां पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इसे बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व। कई सारे नाम है, बैड डेब्ट्स रिजर्व, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कई सारे नाम है। इसे आपको क्या करना है, इस रिजर्व को इसे भी माइनस करना है डेटर्स में से। कहां से माइनस करेंगे आप, डेटर। अब डेटर कहां लिखे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर्स हैं हमारे कस्टमर है उनसे जो हमें पैसा लेना है उस पर हमें बनाना है रिजर्व, ठीक है ना। तो वो रिजर्व बनाएंगे तो उसे उतने से डेटर माइनस हो जाएंगे और दूसरे कहां लिखे जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सेम, ये भी डिस्काउंट का रिजर्व है और ये भी कहां बनेगा, डेटर्स पे। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि आप डेटर्स में से फिर माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप, डेटर में से माइनस करेंगे और फिर कहां लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू साइड में। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस होगा, कहां से, डेटर से माइनस होगा और कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, तो जो क्रेडिटर है वो कहां लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर लिखते हैं, वहां से आपको क्या करना है, माइनस करना है उतने। ये रिजर्व जो है डिस्काउंट बनेगा, डिस्काउंट का जो रिजर्व है वो क्रेडिटर्स पे बनेगा, तो उतने रुपए से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, मतलब लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं उसमें से आप ये रिजर्व माइनस करेंगे और वहां माइनस करने के बाद आप कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये इनकम हो गई। जैसे आप ये वाले कि प्रॉफिट हुआ ना, अगर क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट देना है, जैसे कुछ क्रेडिटर है उन्हें हमें पेमेंट देना, अगर उनमें से हमें कुछ रिजर्व बनाना है डिस्काउंट का, मतलब उतने रुपए हमें नहीं देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, ठीक है ना। तो कम हो गए तो इनकम हो गई। तो ये मेन एडजस्टमेंट थे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कहां प्लस करेंगे आप, कैपिटल में प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे, या ड्राइंग में से प्लस कर लेंगे और इन दोनों को कैपिटल से माइनस कर देंगे। बैड डेब्ट्स डेटर में से माइनस करेंगे, डेटर एसेट्स होते हैं, डेटर में माइनस करेंगे। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी जो रिजर्व है डेटर्स पे बनता है और डेटर्स में से माइनस करेंगे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर्स पे जो भी डिस्काउंट का रिजर्व बनेगा ये भी डेटर्स में से माइनस होगा, मतलब ये तीनों चीजें डेटर्स से माइनस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और ये डिस्काउंट का जो रिजर्व है क्रेडिटर्स पे वो क्रेडिटर में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये मेन एडजस्टमेंट थे जिसको हमें पढ़ना था। आप इन सभी एडजस्टमेंट को अच्छे से देख लें। मेन चीज तो ये कि आप ये देख लेंगे ये चीज प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है। ये मेन एडजस्टमेंट है, बार बार काम आने वाले हैं ये एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है क्लास 11 कॉमर्स का, वो मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद में। तो इससे पहले हमने विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा, जिसमें हमने सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ी, अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ी, ये मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट की तीनों चीजें एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन किया, जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट थे, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है। और आज की जो क्लास थी वो एडजस्टमेंट वाली थी, मेन एडजस्टमेंट थे, कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, इसका यूज भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में करना है। और इसके बाद जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट की, ठीक है। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, इन सबको पढ़ लीजिए आप। और प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको सभी क्लास, ऑनलाइन क्लास मिलती रहेंगी, डेली अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पे हमारे। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीक में फिर से मैं नई क्लास लेकर आता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।